जब क्रीम हो गई है तो मंदिरों में पुजारी बनाओ और दामाद बनाओ। दामाद बनाने में क्या दिक्कत, अगर क्रीम हो गए ना। आप लोग शादी विवाह पे तुरंत पहुंच जाते हैं, मुद्दा वही जाता है। नहीं, बिल्कुल जाना। किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति को ये लगता है कि यार यादव समाज के लोग ज्यादा नौकरी में आ गए फलानी सरकार में, किसी को लगता है कि चमार समाज के लोग ज्यादा आ गए, धोबी समाज, किसी को लगता है, मान लीजिए। तो मैं कहता हूं कि दामाद बना लो तो तुम्हारे भी ज्यादा हो जाएंगे, कम ज्यादा की दिक्कत नहीं रहेगी। ओबीसी में 92 से क्रीमी लेयर दिख रहा है, SC ST में अब क्रीमी लेयर दिखने लगा है। तो वो क्रीम वाले, मलाई वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में नजर क्यों नहीं आते, वो हाई कोर्ट में नजर क्यों नहीं आते? अगर क्रीमी लेयर है तो हाई कोर्ट में जजेस बनाओ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस। संविधान हाथ में लेना और संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है उसका पालन करना, दोनों में फर्क है। तो लोगों को अब ये चीज समझ में आने लगी है, शायद वो उस तरह का नेता ढूंढ रहे हैं जो संविधान दिखाने की बजाय उसके अंदर जो लिखा है उसको कार्य रूप में परिणित करे। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ तमाम जो लोग आए हैं बड़ी संख्या में, मैंने भी लोगों से पूछा कहाँ से आए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, देश के कोने कोने से हैं। इसका मतलब उम्मीद तो जगी है। अब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता पर ये डिपेंड करता है कि इस उम्मीद को वो कितना फलीभूत कर पाते हैं। वोट बैंक में कितना परिवर्तित हो जाएगा, ये आरोप पहले भी लगते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कम से कम नगीना लोकसभा में या उत्तर प्रदेश में दूसरी लोकसभा लगा है जो डुमरियागंज, वहां भी दिखा कि वोट बैंक में बदलने लगा है। लेकिन यही स्थिरता लगातार आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को अनुशासन के साथ इसी स्थिरता से काम करना पड़ेगा। जो समाज के मुद्दे हैं, इस कार्यक्रम में मैंने एक और खूबसूरती देखी, वर्गीकरण को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, एक समाज समर्थन में खड़ा था, एक विरोध में खड़ा था। इस कार्यक्रम में बहुत खूबसूरती से चंद्रशेखर आजाद जी की टीम ने एक काम बहुत अच्छा किया, मुझे लगता है कि वर्गीकरण के ऊपर सीधे सीधे उन्होंने बात न करके इसको आरक्षण से, स्वाभिमान से, संविधान संरक्षण से, जातिवार जनगणना से जोड़ दिया। तो जो वर्गीकरण को लेकर उनके ऊपर जो आरोप थे वो भी यहाँ पर धुलते हुए दिख रहे हैं। अनुशासन को लेकर जो आरोप थे वो आप लोग भी देख रहे हैं, वो शायद धुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा जो युवा, सिर्फ युवा है और लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो भी धुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस रैली को हम कम से कम देश की आगामी राजनीति के लिए गेम चेंजर मान सकते हैं। हाँ, रही सवाल दलित की बात की, मैंने चंद्रशेखर आजाद जी का एक इंटरव्यू देखा, वो कहते हैं कि मुझे या बाबा साहब को या कांसीराम साहब को दलित नेता की भूमिका में ना बांधा जाए। वो कंप्लीट बहुजन नेता की तरह एक्ट भी करते हैं। जैसे मैं जब पार्लियामेंट के तमाम सारे लोगों के देख रहा था जिस समय वो लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे, जितना मैंने देखा, चंद्रशेखर आजाद शायद अकेले नेता हैं जिन्होंने जय भीम के साथ जय मंडल और जय नमो बुद्धाय तीनों का जयघोष किया। यानी कि वो भीम के साथ मंडल, बैकवर्ड को, SC को जय जोहार भी कहा, आदिवासी को, माइनॉरिटी को लेकर चलने वाले, और जो उनके भाषण मैंने सुने, ऑब्जर्व किया, उनके भाषणों में भी इन चारों वर्गों को बराबर हिस्सा मिलता है। ये नहीं कि केवल एक दलित समाज की बात। आज के जो कार्यक्रम में है, उस कार्यक्रम में भी जो उन्होंने टॉपिक रखे उसमें भी समाज के सभी वर्गों को समेटने की कोशिश की है। इसका मतलब चंद्रशेखर आजाद की स्वीकार्यता, जैसे यहाँ भी पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं ना, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि पिछड़े वर्ग के लोग इधर भी हैं, काफी संख्या में। हाँ, आपने खुद बात की। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर आजाद मौजूदा समय में, मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने नगीना भी कवर किया, उनके लोकसभा चुनाव को लगातार देखा, मुझे लगता है कि बहुजन समाज की राजनीति करने में जो चर्चित चेहरे हैं, सबकी बात तो नहीं करता, बहुत सारे लोग ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चर्चित चेहरों में शायद मेरी जानकारी में एक वो नेता है जिसने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए माथा रंगे नहीं दिखाई दिया, कहीं पर माथा टेकते दिखाई नहीं दिया। यानी कि अपने विज्ञानवाद से, मानववाद से, अम्बेडकरवाद से समझौता मुझे नहीं लगता कि किया। कहीं पर एक आध तस्वीरों में नहीं कह सकता, मुझे नजर नहीं आई। इसका मतलब अपने मुद्दों के आधार पर। दूसरी चीज, उस समय बहुत सारी बातें थी कि समझौता कर सकते थे, दूसरे के सिंबल पर लड़ सकते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने क्या चुना कि एक मुर्दा सांसद बनने की बजाय नेतृत्व देना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने उस नेतृत्व के लिए लड़ाई लड़ी, सांसद बने। सांसद बनने के बाद सदन में जो बोलना शुरू किया उन्होंने, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करना, प्राइवेट बिल लेकर के आना, तो लोगों को लगने लगा कि यार ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति के पास एक संगठनात्मक ब्रेन भी है जो इनको समय समय पर बताता है कि बहुजन समाज के मुद्दे क्या हो सकते हैं। जातिवार जनगणना को लेकर के लोगों को लगता था ये बैकवर्ड का मुद्दा है। दलित पॉलिटिशियन अमूमन, जो दलित का मतलब दलित समाज से आने वाले, उसको छूते नहीं थे या मानते थे हमारा क्या लेना देना। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व बांदा में मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम था तो जाने में कोई गुरेज नहीं था। जातिवार जनगणना को लेकर कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम की भी जब रूपरेखा बन गई उसमें जातिवार जनगणना डाला गया। मतलब चंद्रशेखर आजाद ट्राई कर रहे हैं समाज के हर वर्ग को छूने की, और जो यहाँ रैली हो रही है उसमें वो चीज दिख भी रही है कि समाज धीरे धीरे ही सही एक्सेप्ट कर रहा है कि अब हमें इस तरह का बहुजन नेता चाहिए जो संविधान न सिर्फ हाथ में ले बल्कि उसके अंदर लिखे हुए पन्नों को, बाबा साहब, कांसीराम साहब, बहन जी की राजनीति को आगे लेकर के चले। तो वो चंद्रशेखर में दिख रहा है, आज दिख रहा है। कल के दिन क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता। मैं बैकवर्ड से आता हूँ।
1992 से जैसे ही ओबीसी का रिजर्वेशन लागू होता है, ओबीसी के साथ क्रीमी लेयर जोड़ देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है वर्गीकरण के साथ साथ कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर दिखने लगा है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट से पत्रकारिता के दायरे में पूछना चाहता हूं कि अगर ओबीसी में 92 से क्रीमी लेयर दिख रहा है, एससी एसटी में अब क्रीमी लेयर दिखने लगा है, तो वो क्रीम वाले, मलाई वाले लोग जो दलित समाज में है, पिछड़े समाज में है, वो सुप्रीम कोर्ट में नजर क्यों नहीं आते? वो हाई कोर्ट में नजर क्यों नहीं आते? अगर क्रीमी लेयर है तो हाई कोर्ट में जजेस बनाओ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस। और एक कदम आगे बढ़ के मैं कहता हूं, मंदिर में पुजारी बनाओ। जब क्रीम हो गई है तो मंदिरों में पुजारी बनाओ और दामाद बनाओ। दामाद बनाने में क्या दिक्कत? अगर क्रीम हो गए ना भाई, आप लोग शादी विवाह पे तुरंत पहुंच जाते हैं। मुद्दा वही जाता है। नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, वजह है। मैं शादी तो जिसकी जहां मन नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कहां से सही लगता है? हम यही बात कह रहे हैं, मर्जी थोपने की बात कहाँ आई? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अपने बेटे से कहिए कि आपको अंतरजातीय विवाह करना ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कर सकते हो, मना अगर वो करता है तो उसको मना नहीं करोगे? मना ही नहीं है जाति के आधार पर। मैं इंटरकास्ट मैरिज का बहुत बड़ा हिमायती हूँ। वजह क्या है? मैं नहीं हिमायती हूँ। बाबा साहब और संतराम बीए प्रजापति दोनों लोगों ने जाति पाति तोड़क मंडल बनाया था। संतराम बीए प्रजापति ने बनाया, उसमें बाबा साहब को भाषण देने के लिए बुलाया। आप सबको जानकारी होगी कि लाहौर में जो अधिवेशन होना था, जिसमें बाबा साहब भाषण नहीं दे पाए थे जाति पाति तोड़क मंडल में, उसी भाषण का पूरा जो पुस्तिका छपी उसका नाम है एनिलेशन ऑफ कास्ट। उस एनिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने और संतराम बीए प्रजापति ने दोनों का मानना था कि इंटरकास्ट मैरिज ही असली तरीका है जाति पाति तोड़ने का। कैसे? मैं बता देता हूं उदाहरण। जैसे किसी कुर्मी समाज के व्यक्ति को ये लगता है कि यार यादव समाज के लोग ज्यादा नौकरी में आ गए फलानी सरकार में, किसी को लगता है कि चमार समाज के लोग ज्यादा आ गए, धोबी समाज, किसी को लगता है, मान लीजिए, तो मैं कहता हूं कि दामाद बना लो तो तुम्हारे भी ज्यादा हो जाएंगे, कम ज्यादा की दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब एक टर्म आपने अपना लिया है कि ये हम यूज कर लेंगे। नहीं, हम बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। जैसे किसी के घर में बहू दूसरी जाति के है, वो जाति को गाली कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि बहू है, स्वीकार कर लिया आपने। तो कहीं ना कहीं रोटी और बेटी का जब खाना पीना अगर साथ में, ये इतना इंपॉर्टेंट है जाति तोड़ने का, इससे दोनों चीजें, जाति तोड़ने का प्लस दहेज सिस्टम का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। क्यों? मैं देखिए प्रैक्टिकल बात करता हूं, नेताओं की तरह भाषण नहीं। जैसे अभी आपको किसी समाज में लड़की या लड़का ढूंढना है तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, इतने ऑप्शन में ये चाहिए। जब आप नो कास्ट का वार कर देंगे तो इतने ऑप्शन आ जाएंगे। जब ऑप्शन बढ़ जाएंगे तो दहेज कम हो जाएगा। तो हो ही रहे समाज में अंतर है। लोगों के अंतरजातीय विवाह, मंचों पे कौन नेता क्या भाषण देता है मैं नहीं जानता। मेरे अंतरजातीय विवाह और लोगों के तथाकथित रूप से अंतरजातीय विवाह में एक फर्क है। लोग आईएएस की शादी को अंतरजातीय विवाह मान लेते हैं, बीटेक की शादी को मान लेते हैं, एयरफोर्स में, एयरलाइंस में अभी सोनाक्षी सिन्हा ने इसको मान लेते हैं। मैं इसको इंटरकास्ट मैरिज नहीं मानता। मेरे लिए इंटरकास्ट मैरिज का मतलब है कुर्मी समाज का व्यक्ति मौर्य के यहाँ रिश्ता लेकर के जाए। जैसे होता है ना कि हमें रिश्ता पसंद आ गया, लड़के लड़की पसंद करेंगे, झक मार के तुमको करनी पड़ेगी। दोनों आईपीएस से कौन रोक लेगा? दोनों आईएएस से कौन रोक लेगा? वो कहेगा इंटरकास्ट मैरिज है, वो सिर्फ ड्रामा है। ऐसा नहीं कि गलत है, वो सही है, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम उस लेवल तक लाना चाहते हैं कि हमें धोबी समाज के यहाँ रिश्ता पसंद आया, परिवारों के बीच की बात हम लेकर के पहुंच गए बिना कुछ देखे हुए। ये इंटरकास्ट मैरिज है। मुद्दा हमने और देखा कि ईडब्ल्यूएस पे आरक्षण मांगा जा रहा है। 10% की मांग आप भी कर रहे हैं। पहले ही समाज के आधार पर मिला हुआ है, तो अब ईडब्ल्यूएस पे भी आप लोग मांग कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि नहीं, सिर्फ आरक्षण हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आज का मुद्दा यही है। अच्छा, लिखा हुआ अब उनका किस वजह से है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मांग जायज लगती है। क्यों लगती है उसकी वजह समझिए। जैसे ओबीसी में फलाने का हिस्सा फलाना खा रहा है, एससी में इसका हिस्सा ये खा रहा है, तो तकलीफ किसको है? सुप्रीम कोर्ट में जितने जजों ने फैसला दिया उसमें एक के अलावा सारे सवर्ण, जितनी पार्टीज ये मुद्दा उठाती हैं सारे सवर्ण। तो अगर सवर्ण को तकलीफ है कि एससी का हिस्सा ये खा रहा है, ओबीसी का हिस्सा ये खा रहा है, सवर्णों को तकलीफ है ना, तो हमारे जैसे बहुजन समाज के लोगों को तकलीफ है कि सवर्णों का हिस्सा दो ही जातियां क्यों खा रही हैं। तो हमें भी तकलीफ, हम लोग भी मानववादी लोग हैं ना। हम ये कहते हैं भाई ब्राह्मणी क्यों, ठाकुरी क्यों, हमारे अग्रवाल भाई का, कायस्थ भाई का, जैन भाई का हिस्सा क्यों खाया जा रहा है? भाई उनको भी हिस्सा दो। यहाँ तक कि मुस्लिम समाज में अशराफ तबका है, जो गैर पिछड़ा तबका, अशराफ का हिस्सा क्यों खा जा रहे हो? ईडब्ल्यूएस को इन लोगों ने सुदामा कोटा बना दिया, जबकि ईडब्ल्यूएस का मतलब है कि उसमें गरीब मुस्लिम भी आ सकता है। लेकिन आप कोई भी लिस्ट उठाकर देखो, वो सुदामा कोटा ही बन गया है। तो अगर आपको हमारी तकलीफ है, पेट में दर्द है, तो हमें भी पेट में दर्द है भाई। हमारे कायस्थ भाई का हिस्सा क्यों मारे जा रहे हो? ईडब्ल्यूएस को जो मिला है तो गरीबी के आधार पे क्या आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? जो स्वर्ण लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हम अगर आर्थिक स्थिति, बहुत बढ़िया बात आपने कही, तो नहीं हमें मिलना चाहिए। एकदम एग्री। इस देश में डिस्क्रिमिनेशन, आरक्षण, ये आप लोग एकदम क्लियर होंगे, संविधान में कहीं भी आरक्षण का आधार, यहां तक कि ओबीसी में भी, एससी में छोड़ दो, कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं लिखा है।
ओबीसी के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े और एससी के लिए डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, छुआछूत। तो ऐसा कहाँ होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे आप उदाहरण समझ लीजिए, अगर कोई एससी वर्ग का व्यक्ति कुलपति बन गया तो ब्राह्मण कुलपति और एससी कुलपति का स्टेटस सेम होना चाहिए, लेकिन क्या उसके साथ उस लेवल की साजिश नहीं होती है? अगर एससी वर्ग का व्यक्ति ओबीसी वर्ग का व्यक्ति किसी भी पद पर पहुंच रहा है तो वो जितने ऊपर पद पर पहुंच रहा है उससे भेदभाव उतने ही स्तर का है। क्या द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी, यही लोग कहते थे बीजेपी सरकार के लोग, आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, क्या द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका आदिवासी स्टेटस खत्म हो गया? क्या द्रौपदी मुर्मू जी से क्यों संसद का उद्घाटन नहीं करवाया, क्यों राम मंदिर का नहीं करवाया? स्टेटस बदला नहीं ना उनका। यानी कि क्या लगता है क्यों नहीं करवाया गया? आपको क्या मंशा, आपको क्या लगता है? लोगों ने बोला था कि चंदा तो लिया गया था। देखिए, मुझे ये लगता है कि आदिवासी होने से ज्यादा हमारे जो कैमरा जीवी प्रधानमंत्री जी हैं उनको ऐसा लगा कि मेरे किसी प्रोग्राम में मुझसे बड़े प्रोटोकॉल का व्यक्ति नहीं आना चाहिए। मुझे जो समझ में आता है, अगर राष्ट्रपति महोदया आती तो मजबूरन कैमरे का रुख थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ करना पड़ता और उनसे ही उद्घाटन करना पड़ता प्रोटोकॉल के लिहाज से। तो बुलाओ ही नहीं तो हम कैमरे में रहेंगे। तो ओहदे की बात हो गई। हाँ, ओहदे की बात हो गई। अच्छा, बिल्कुल हो गई। एक सवाल है, हालांकि ये लेकिन इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। लेकिन जब वही राष्ट्रपति महोदया या पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंदिर में जाते हैं तब ओहदे के हिसाब से भेदभाव नहीं होता है, जाति के हिसाब से भेदभाव होता है। आप गर्भगृह में नहीं जा सकते, आप उतने नजदीक नहीं जा सकते, आप सीढ़ी पे बैठ के करेंगे, आप फलानी जगह करेंगे, तो ये तो उसी आधार पर शुरू हो जाता है ना भेदभाव। अच्छा, बनाने के बाद आप बताइए, मौजूदा सरकारें कहती हैं कि बहुजन समाज के लोग जातिवाद करते हैं, हर एंगल में घुसेड़ लाते हैं कि ठाकुर समाज के व्यक्ति ने ये किया, ब्राह्मण समाज ने किया, सवर्णों ने किया। ये आपको किसने बताया कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से? किसने कहा आपसे? खुद मोदी जी ने खुद चिल्ला के कहा। अरे मोदी जी ने खुद कहा मैं पिछड़ी जाति का, मैं पिछड़े। ये किसने कहा कि रामनाथ कोविंद कोरी समाज से आते? किसने कहा? ये किसने कहा कि द्रौपदी, हमने राष्ट्रपति को आदिवासी समाज? किसने कहा? हमने तो नहीं कहा, खुद ही आप कह रहे हो भाई। ये किसने गिनाया कि हमने ओबीसी में इतने मंत्री बना रखे हैं अपनी कैबिनेट में? किसने कहा? तो आप जबरदस्ती आरोप लगाते हैं। हकीकत ये है, आप चिल्ला के खुद बताते हैं कि फलाना व्यक्ति इस जाति का। क्या आप मानते हैं, भारत में राष्ट्रवाद है या कास्टवाद है? कास्टवाद है तो कैसे खत्म होगा? क्या चीजें सही दिशा में जा रही है? राष्ट्रवाद एक छद्म शब्द है। जब तक किसी एक इस उदाहरण से समझिए, किसी रिक्शे वाले को आप कहें कि पता है यार राजेश भाई, किसी रिक्शे वाले को आप कहें राजेश भाई पता है इंडिया फलानी मिसाइल लॉन्च कर रहा है, अब वो शाम को सोच रहा है कि मुझे शाम की रोटी कैसे मिलेगी, मेरे बच्चे की फीस कैसे भरी जाएगी। तो जब तक पेट नहीं भरा होगा, पेट के अलावा एक और बात है, पहले रोटी इंपॉर्टेंट थी, अब इज्जत इंपॉर्टेंट है। जब तक इज्जत और रोटी दोनों नहीं मिलेगी तब तक किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जन्म ही नहीं ले सकती। अच्छा, हरियाणा चुनाव से लेके बात करते हैं, जिस तरह से भीड़ हम देख रहे हैं हरियाणा में, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो है जननायक जनता पार्टी छात्रों का गठबंधन है। गठबंधन की मेरे पास जो लोगों के फोन आए, मिली जुली प्रतिक्रिया रही। कई लोगों ने विरोध भी किया, बोले कि जाट के साथ नहीं जाना चाहिए था, एक प्रतिक्रिया ये थी। दूसरा लोगों ने से कहा कि बहुजन यूनिटी के लिए जरूरी भी था। वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है कि उन्होंने क्यों किया नहीं किया वो जाने, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन किसी भी व्यक्ति को शुरुआत तो करनी पड़ेगी बहुजन यूनिटी बनाने के लिए। चंद्रशेखर आजाद लगातार जिस तरीके से बहुजन महापुरुषों को अपने भाषणों में शामिल करते हैं, जिस तरीके से जाट समाज की बेटियों के मुद्दे लगातार उठाए, गुर्जर समाज जिस तरीके से उनके साथ खड़ा दिखता है, पिछड़े समाज के उत्पीड़न पर, प्रजापति व्यक्ति के मौत होने पर घर पे जाना हो, किसी पटेल को जला देने पर तुरंत ट्वीट हो जाना हो, मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ट्राई कर रहे हैं कि फिर से हम उस बहुजन समाज को बनाने के लिए, उस बहुजन भारत को बनाने के लिए ट्राई मारते हैं जिसका सपना कभी बाबा साहब कांसीराम से लेकर, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर कांसीराम साहब, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू ने देखा था, एक कंप्लीट समाज बनाने का। मैं शायद नहीं सोच पाता हूं कि मौजूदा दौर में कुछ एक ऐसे पॉलिटिशियन बचे होंगे जो संतराम बीए प्रजापति का नाम लेते हो, शिवदयाल चौरसिया का नाम लेते हो, क्योंकि या कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हो, क्योंकि यार कम वोट बैंक है, क्या फायदा नाम लेने से। तो यानी कि वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है। इसलिए पत्रकार के बियॉन्ड मैं उतनी राजनीति को चंद्रशेखर की जरूर पसंद भी करता हूं और सपोर्ट भी करता हूं जितने में वो व्यक्ति मुझे बहुजन समाज बनाता हुआ दिखता है। लेकिन ये भी कह रहा हूं, जिस दिन मुझे लगा कि कहीं दिक्कत है उस दिन आलोचना भी कर